फ्रेंड्स, आईआरएफसी के मैनेजमेंट ने बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट्री दी है, क्योंकि फ्रेंड्स एक तो ये बहुत ही हाई स्पीड ग्रो करने वाली कंपनी है। इसके अलावा बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है। फिर भी इस स्टॉक ने आईपीओ के बाद हमें रिटर्न नहीं दिए, तो हम सब लोग बोर हो गए थे कि यहाँ से निकलने का मौका मिल जाए तो अच्छा होगा। मगर मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में अब एंट्री लेने का टाइम है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि परसों इसका रिजल्ट आया था बाजार बंद होने के बाद, और कल इस शेयर में आप देख सकते हो 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर हमारे रिटेल ट्रेडर भाई क्या करते हैं कि रिजल्ट अगर अच्छा आ जाए तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि शेयर चलना ही चाहिए। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि रिजल्ट पास्ट का आता है और शेयर चलने के लिए भविष्य का गाइडेंस चाहिए, या फिर अभी या फिर भविष्य में किस तरीके का कंपनी का परफॉर्मेंस रह सकता है उसका कुछ अंदाजा चाहिए। तो वो जब मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस करता है तब ही हमें पता चलता है। जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले अपोलो हॉस्पिटल का रिजल्ट आया था, उसके बाद शेयर में गिरावट देखने को मिली। मगर जैसे ही मैनेजमेंट की ज़बरदस्त कमेंट्री आई तो शेयर 7-8% भाग गया। और थोड़े टाइम पहले रूट मोबाइल में भी ऐसा हुआ था कि मैनेजमेंट का गाइडेंस आया बहुत ही ज़बरदस्त, और उस शेयर में बहुत ही शानदार हमें तेजी देखने को मिली। और फ्रेंड्स, जब आईआरएफसी के चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आए थे तो वहाँ पर डिविडेंड का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। तो काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि डिविडेंड मिला या नहीं मिला। तो मुझे तो कोई अपेक्षा नहीं थी डिविडेंड की, क्योंकि ऑलरेडी इसने ₹1.05 का डिविडेंड दे दिया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर कल मैनेजमेंट की बात सुनते हुए मुझे ऐसा लगा कि अभी भी एक चांस है कि एजीएम में से डिविडेंड कुछ ना कुछ निकल कर आ सकता है। मुझे ऐसा पर्सनली लगा। हालांकि मैनेजमेंट ने यहाँ पर कोई क्लियरली बात नहीं बताई, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो यहाँ पर जब एजीएम में पास होता है डिविडेंड तब ही पता चलेगा। तो देखते हैं डिविडेंड भी कोई निकल कर आता है या नहीं। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैनेजमेंट ने क्या ऐसी खास बातें बोल दी कि मुझे ये पसंद आने लगा। तो सबसे पहले हम आईआरएफसी के बिजनेस मॉडल पर एक चर्चा कर लेते। तो ये सभी को पता है कि रेलवे का फाइनेंसिंग आर्म है। तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, भारत के अंदर जो टोटल फ्रेट वोगन है 2,93,077, उसमें से 82% से ज़्यादा यानी कि 2,41,082 से भी ज़्यादा फ्रेट वोगन आईआरएफसी ओन करती, यानी कि आईआरएफसी के, और ये सभी उसने लीज पर दिए हुए। और इसके अलावा पैसेंजर कोच जो अभी इंडिया के अंदर 76,608 है, उसमें से 66,642 तो आईआरएफसी के, यानी कि 87% के आसपास के जो पैसेंजर कोच है वो आईआरएफसी के। और ये लोकोमोटिव है भारत के अंदर जो 12,729, उनमें से 11,332 तो आईआरएफसी के है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी रोलिंग स्टॉक है वो सभी आईआरएफसी के ही है, ऐसा हम कह सकते हैं मेजोरिटी। और आईआरएफसी यहाँ पर ये पैसेंजर कोच या फिर लोकोमोटिव से पैसे किस तरीके से कमाती है, तो आईआरएफसी का ये जो बिजनेस मॉडल है यहाँ पर इसको ये रोलिंग स्टॉक एसेट कहते हैं। यहाँ पर ये पैसे इस तरीके से बनाती है फ्रेंड्स कि सबसे पहले ये बाजार से पैसे बोरो करती है, उसके बाद ये कोच वगैरह बनाकर रेलवे को लीज पर दे देती है। और यहाँ पर लीज का टाइम होता है नॉर्मली 30 साल, और 30 साल के बाद जब इसकी लीज वसूल हो जाती है तो ये रेलवे को बहुत ही साधारण कीमत पर ये सभी एसेट ट्रांसफर कर देती है। और ये लीज वसूलने का आईआरएफसी का फॉर्मूला क्या है उस पर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, आईआरएफसी को जो टोटल बोरोइंग कॉस्ट है वो 19 में 8.09% पर पड़ रही थी। तो आईआरएफसी खुद का 40 बीपीएस का मार्जिन ऐड कर यानी कि जो 8.09% पर वो बोरोइंग कर लाई थी टोटल एवरेज, उसमें 40 बीपीएस अगर ऐड कर दे तो 8.49% होता है। और FY20 में जो 7.37% के आसपास का इसको टोटल बोरोइंग कॉस्ट आ रहा था, उसमें से 40 बीपीएस ऐड कर दे तो 60.77% होता है। तो ऐसे ही ये अपने जो रोलिंग स्टॉक एसेट होते हैं वहाँ पर 40 बीपीएस का मार्जिन ऐड कर जो भी फंड इसको एवरेज वेटेज कॉस्ट आ रहे उसमें ऐड करके
फिर ये लीज वसूलती रहती है। तो फ्रेंड्स ये एक इसका बिजनेस मॉडल हो गया। और इसके अलावा आप यह देख सकते हो फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट एसेट, यानी कि ये रेलवे के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वहाँ पर ये फाइनेंस कर देती है। और यहाँ पर फ्रेंड्स इसका 35 बीपीएस का मार्जिन है। तो ये दोनों मेन इसके मेजर बिजनेस मॉडल है। यहाँ पर इसकी 52% के आसपास की टोटल एसेट है। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो रोलिंग स्टॉक एसेट है वहाँ पर इसकी 46% के आसपास की एसेट है। और इसके अलावा जो बाकी की 2% रही वो RVNL और इसके अलावा एयरकॉन इंटरनेशनल को इसने फंडिंग की हुई है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ऐसी क्या खास बात निकल कर आई। तो आप यहाँ देख सकते हो चौथे क्वार्टर्स में IRFC ने 69,246 करोड़ की टोटल फाइनेंसिंग या फिर डिसबर्समेंट की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स किसी भी NBFC में सबसे इम्पोर्टेंट आंकड़ा होता है डिसबर्समेंट का, क्योंकि फ्रेंड्स ये जितना ज़्यादा लोन देते हैं उतना ज़्यादा इसको इंटरेस्ट आता है और उतना ही ज़्यादा इसको प्रॉफिट बढ़ता है। तो इस साल आप देख सकते हो पहले क्वार्टर में 8,700 करोड़ था, दूसरे में 9,800 करोड़ था, तीसरे में 16,000 करोड़ था, मगर चौथे क्वार्टर में बहुत ही बड़ा अमाउंट निकल कर आया। और टोटल इस साल की 1,04,370 करोड़ की डिसबर्समेंट हो गई, जो कि अभी मैं एक आपको आंकड़ा दूं हमारी सबकी फेवरेट कंपनी बजाज फाइनेंस का, तो उसकी टोटल डिसबर्समेंट है 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा। तो IRFC ने तो इस एक ही साल में 1,04,000 करोड़ से ज़्यादा की डिसबर्समेंट कर दी। और ये तो फ्रेंड्स हो गया, मगर अब भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पर IRFC ने क्लियरली ये बताया कि इस साल वो लगभग 65,000 करोड़ से ज़्यादा कम से कम उठाएगी। यानी कि फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 3,60,000 करोड़ के आसपास है। तो 65,000 करोड़ से ज़्यादा का इस साल अगर लोन देते हैं तो 20% से ज़्यादा की तो वैसे ही ग्रोथ हो जाएगी। तो ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर को शंका थी कि आप यह देख सकते हो फ्रेंड्स नेट गियरिंग रेशियो, यानी कि अभी इसकी नेटवर्थ है उसके सामने 9 गुना इसने बोरोइंग कर लिया, जो कि पिछले साल 7.7% के आसपास था। तो और फ्रेंड यहाँ पर मैं एक आपको बहुत ही खास बात बता दूं कि कोई भी फाइनेंशियल कंपनी हो, जैसे कि NBFC हो गई या फिर बैंक हो गई या फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो गई, वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट देखना क्या होता है, तो इसकी जो नेटवर्थ है उसके सामने बोरो कितना किया हो, यानी कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 9 गुना इसकी बोरोइंग अभी से हो गई है। और यहाँ पर अच्छी बोरोइंग किसको माना जाता है या फिर अच्छा रेशियो किसको माना जाता है, तो 5-6 गुना के आसपास जिसकी बोरोइंग होती है प्राइवेट में उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट माना जाता है। और बजाज फाइनेंस की तो 5 से भी नीचे और HDFC की 6 के आसपास है। तो यहाँ पर IRFC की 9 गुना तो अभी भी हो गई है। तो बड़े इन्वेस्टरों का यही प्रश्न था कि 9 गुना तो हो गई है, जो कि पिछले साल 7.7 गुना थी। तो आगे आने वाले दिनों में IRFC इतनी ही तेजी से अगर लोन बांटेगा तो ये तो 11 गुना के आसपास हो जाएगी। तो वहाँ पर मैनेजमेंट ने बहुत ही अच्छे से बताया कि उसको कोई ऐसी संभावना नहीं दिखाई दे रही अगले 2-3 साल तक, क्योंकि अभी जो इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो बहुत ही हाई है, यानी कि उसके पास बहुत ही पैसा पड़ा है हाथ में। तो इसी वजह से अगले 2-3 साल तक कोई ऐसी संभावना नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यह जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो बाजार को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ सकती है, क्योंकि इस साल 5 रुपये के आसपास की भी इसकी EPS निकल कर आ सकती है। और 5 रुपये की EPS पर 25 रुपये का शेयर का अगर हम वैल्यूएशन निकाले तो 5 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ये हमें शेयर आज के दिन मिल रहा है। तो ये बहुत ही सस्ता शेयर होगा। और उसके सामने इसकी क्वालिटी देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 0% के आसपास का रिस्क है, क्योंकि इसका लोन कोई डूबने वाला नहीं। दूसरा कि ये बहुत ही तेज़ गति से ग्रो कर रही है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि फ्रेंड्स ये 3 साल में इसकी EPS 10 रुपये तक भी जा सकती है। अगर ऐसे ही 30-35% से ग्रो करती रही तो 10 रुपये तक जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका डिविडेंड कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर यह पॉलिसी के प्रॉफिट का 30% डिविडेंड के तौर पर बांटा जाए। तो जो अभी हमें 1 रुपये 5 पैसे के आसपास का डिविडेंड मिला था, वो मेरा ऐसा मानना है कि इस साल 1 रुपये 40 पैसे से 1 रुपये 50 पैसे मिलेगा। और 2-3 साल बाद तो ये
3 रुपये भी हो सकता है, क्योंकि 10 रुपये की ईपीएस होगी तो उसमें से 30% अगर हम कैलकुलेट कर ले तो 3 रुपये भी डिविडेंड आ सकता है अगर ऐसे ही ग्रो करती रही। और फ्रेंड, जब इसके चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आए तो सभी को पता था कि इसका प्रॉफिट 126% बढ़ गया था इस बार चौथे क्वार्टर्स में। और यही बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा कैलकुलेट किया था कि इस बार 5 रुपये तक की इसकी ईपीएस निकल कर आ सकती है। और इसको हम अगर 10 से भी कम का पी दे दे तब भी इसके टारगेट 40 रुपये के आसपास के निकल कर आ सकते हैं। और इसी वजह से मैंने 41 रुपये इसका टारगेट रखा था। तो जिसके पास ये शेयर है डेफिनेटली होल्ड करे, क्योंकि अब यहाँ पर मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छे से क्लियरिटी दे दी है। और इसके अलावा जिसके पास नहीं है वो इसको डिविडेंड अच्छा मिले इस वजह से, और यहाँ पर अगले आने वाले दिनों में इस शेयर में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, इसी वजह से इसको बाय भी कर सकते हैं।